क्या पढ़ा रहे थे? स्ट्रक्चर बता दिए थे, समझाई थी, लिखवाना पड़ेगा। हो गया था लेकिन सर थोड़ा सा जैसे सर चलिए, सबसे बाहर की तरफ क्या था? एक तो सीक्वेंस में स्लाइम लेयर था। स्लाइम लेयर, या इसी को हम लोग क्या बोलते हैं? कैप्सूल, या इसी को हम लोग क्या बोलते हैं? ग्लायोकैलिक्स। ग्लायोकैलिक्स, ठीक है। तो सबसे बाहर की तरफ आपको स्लाइम लेयर मिल रहा था, ग्लायोकैलिक्स मिल रहा था। ये क्या होता है? तो आपने बताया था व्हेन बैक्टीरिया occur at their active stage, it secrete some substances of high molecular weight, which deposited over the which loosely deposited over the cell wall called as slime layer। आपने कहा जब बैक्टीरिया अपने सक्रिय अवस्था में होता है तो कुछ बड़े अणुभार वाले यौगिकों का स्रावण करता है जो सेल वॉल के ऊपर लूजली अरेंज हो जाता है, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं? स्लाइम लेयर कहते हैं। और फिर आपने क्या कहा? इट इजली वास्ट या इट इजली रिमूव ड्यूरिंग स्टेनिंग टेक्निक के दौरान ये आसानी से निकल जाता है, ठीक है। इट इजली रिमूव ड्यूरिंग स्टेनिंग टेक्निक। और फिर आपने क्या कहा? व्हेन दिस लेयर become dry and form hard protective layer called as कैप्सूल। तो उसी को हम लोग क्या कहते हैं? कैप्सूल कहते हैं। और कैप्सूल क्या करता है? कैप्सूल प्रोवाइड strengthen ड्यूरिंग एडवर्स कंडीशन, ठीक है। तो आपने कहा जो आपने लेयर बनाया था, आपने कहा जब बैक्टीरिया अपने एक्टिव स्टेज में होता है तो वो कुछ हाई मॉलिक्यूलर वाले सब्सटेंस का सिक्रीशन करता है और ये सेल वॉल के ऊपर लूजली अरेंज हो जाता है, जिसे हम लोग स्लाइम लेयर कहते हैं। और ये स्लाइम लेयर अगर स्टेनिंग टेक्निक के दौरान जब हम रंगते हैं तो इजीली रिमूव हो जाता है, लेकिन जब ये सूख करके ड्राई हो जाता है तो ये कैप्सूल बनाता है और ये जो है इनको एडवर्स कंडीशन में क्या करता है? स्ट्रेंथन देता है। कैप्सूल जो होता है, कैप्सूल डज नॉट रिमूव, ये रिमूव नहीं होता ड्यूरिंग स्टेनिंग टेक्निक के दौरान ये रिमूव नहीं होता। तो ये जो होता है स्टेनिंग टेक्निक के दौरान रिमूव नहीं होगा, ठीक है। क्लियर हो गई बात? स्लाइम लेयर क्लियर हुआ? स्लाइम लेयर के नीचे हम लोग को क्या मिलता था? सेल वॉल। पता है कि किसका बना होता है? मेनली मेड अप ऑफ पेप्टाइडोग्लाइकॉन, याद रखिएगा, एंड लिपिड। पेप्टाइडोग्लाइकॉन एंड लिपिड। सेल वॉल जो होता है वो पेप्टाइडोग्लाइकॉन और लिपिड का बना होता है।
क्लियर हुआ? देखिए द पेप्टाइडोग्लाइकॉन कंसिस्ट इसमें क्या चीजें मिलती हैं? एन एसिटिल ग्लूकोसामीन एंड एन एसिटिल म्यूरेमिक एसिड, एन एसिटिल ग्लूकोसामीन एंड एन एसिटिल म्यूरेमिक एसिड। क्लियर हुआ? तो सेल वॉल की बात हम करेंगे, लेकिन इसमें दो चीजों को लेकर के चलेंगे, एक ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया और एक ग्राम्स निगेटिव बैक्टीरिया। दोनों के कंपैरिजन में हम सेल वॉल की बात करेंगे। तो उसको लेके चलने से पहले हमको थोड़ा सा इसमें थोड़ा ऐड करना पड़ेगा स्टेनिंग टेक्निक, तब वो बातें वहां से चलेंगी। ठीक है, तो हम लोग देखते हैं, यहीं पे हेडिंग डाल दीजिएगा, स्टेनिंग टेक्निक। स्टेनिंग टेक्निक इसने दिया था, इसने दिया था, हाँ जी लिखिएगा, क्रिश्चियन ग्राम 1884, क्रिश्चियन ग्राम 1884 provide a technique for the identification of grams positive and grams negative bacteria by staining them, उनको रंग करके, है ना, by staining them। ठीक है, क्रिश्चियन ग्राम 1884 provide a technique for the identification of grams positive and grams negative bacteria by staining them is called as staining technique। उसी को हम लोग क्या बोलते हैं? स्टेनिंग टेक्निक कहते हैं। is called as ग्राम्स स्टेनिंग टेक्निक। क्लियर हुआ? क्या लिखा आपने? क्रिश्चियन ग्राम 1884 प्रोवाइड अ टेक्निक फॉर द आइडेंटिफिकेशन ऑफ ग्राम्स पॉजिटिव एंड ग्राम्स नेगेटिव बैक्टीरिया बाय स्टेनिंग देम इज कॉल्ड एज ग्राम्स स्टेनिंग टेक्निक। उसी में लिखेगा द स्टेन एम्प्लॉयड, जो स्टेन इसमें यूज होता है, द स्टेन एम्प्लॉयड आर कॉल्ड एज ग्राम्स स्टेन। इसमें जो कलर यूज करते हैं उसे हम लोग क्या बोलते हैं? ग्राम्स स्टेन कहते हैं। ये कौन कौन से होते हैं? तो लिखिएगा दीज आर, ये कौन कौन से होते हैं? लिखिएगा दीज आर, कौन कौन से स्टेन है? क्रिस्टल वायलेट, ग्राम्स आयोडीन, क्रिस्टल वायलेट, ग्राम्स आयोडीन, ऑर्गेनिक सॉल्वेंट और सेफ्रेनिन। सेफ्रेनिन को हम लोग बोलते हैं काउंटर स्टेन। तो आपने कहा क्रिश्चियन ग्राम में 1884 में बैक्टीरिया को कलर करके उसको आइडेंटिफाई करने का एक टेक्निक दिया, इसे हम लोग ग्राम्स स्टेनिंग टेक्निक कहते हैं। और इसमें जो कलर यूज किया जाता है उसे ग्राम्स स्टेन बोलते हैं। ये 4 तरह के स्टेन हैं। कौन कौन से हैं? एक है क्रिस्टल वायलेट, दूसरा है ग्राम्स आयोडीन, तीसरा है ऑर्गेनिक सॉल्वेंट और चौथा है सेफ्रेनिन। ठीक है, अब बात चूंकि यहाँ पे पॉजिटिव निगेटिव की बात शुरू हो गई, आगे देखते हैं। पहला चीज कीजिएगा,
उसको मेहनत हो जाता है, पूरा ध्यान दे। स्मार्ट बोर्ड था तो ठीक था। हाँ? हम लोग हाईटेक से हैं? नीचे आ गए। ठीक। तो क्या बताए थे? क्या बताए? ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया। हाँ, लिखिएगा the gram positive bacteria, the gram positive bacteria contain 40 to 80% peptidoglycan and 12 to 15% lipid। ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया का पोजीशन पूछ लेता है एग्जाम में, कितना होगा? तो 40 से 80% पेप्टाइडोग्लाइकॉन होता है और 12 से 15% लिपिड होता है। जस्ट रिवर्स कंडीशन निगेटिव में होगा, व्हाइल ग्राम्स निगेटिव बैक्टीरिया कंटेन 40 to 80% lipid and 12 to 15% peptidoglycan। Hence on staining, इसलिए रंगने पर, hence on staining the grams positive bacteria, hence on staining the grams positive bacteria become purple or violet in color, while grams negative bacteria become colorless or red in color, तो देखिए आपने क्या कहा था,
एन एसिटिल ग्लूकोसामीन, एन एसिटिल म्यूरेमिक एसिड, ठीक है ना। ये किस में मिलता है? पेप्टोइडोग्लाइकान का जो है कंपोनेंट है। और इसमें मिलता है अलग अलग तरह के अमीनो एसिड, जैसे एल एलेनिन, डी ग्लूटामीन, एल लाइसिन, डी एलेनिन। इसमें भी मिलेगा डी एलेनिन, एल लाइसिन, डी ग्लूटामीन, डी एलेनिन। यहाँ एलेनिन और लाइसिन के बीच में ग्लाइसिन जो होता है वो क्रॉस वाल के रूप में क्या होता है? अरेंज हो जाता है। तो आपने कहा था जब हम कलर कर रहे थे बैक्टीरिया, तो ये देखिए क्रॉस लिंक है इन दोनों के बीच में। तो आपने कहा पहले किससे कलर किया? पहले किससे कलर किए थे? क्रिस्टल वायलेट से। भूल जाते हैं आप लोग। पहले किससे क्रॉस आपने कलर किया? क्रिस्टल वायलेट से। फिर किससे कलर किया? ग्राम्स आयोडीन से। तो ये देखिए क्रिस्टल वायलेट और ग्राम्स आयोडीन के बीच में क्या बन गया? कॉम्प्लेक्स बन गया। ये कॉम्प्लेक्स कहाँ बना? क्रॉस वाल में। कहाँ बना है? क्रॉस वाल में बना है। और इस बैक्टीरिया की स्लाइड को जब अपने ऑर्गेनिक सॉल्वेंट में डुबा दिया तो क्या हुआ था? ये क्रॉस लिंक टूट गया। क्रॉस लिंक टूट गया तो निगेटिव कलरलेस हो गया और पॉजिटिव जो है पर्पल या वायलेट हो गया। कंफर्मेटरी टेस्ट करने के लिए जब आपने सेफ्रेनिन से कलर किया तो ये चूंकि इसके पास ये बॉन्ड है ही नहीं, तो यहाँ पर जाकर के सेफ्रेनिन फिट हो गया। फिट हो गया तो क्या रेड कलर दे दिया। अब वहां पे चूंकि क्रॉस वाल पहले से बना हुआ है, ये पर्पल का पर्पल ही रहा। क्लियर हो गई बात? चलिए इसे तो सेलेबल प्रैक्टिकल करके दिखा दीजिए सर। हम प्रैक्टिकल करा के माइक्रोस्कोप लेके आइए। अभी तो इस टाइम सेल वाल का ही हो रहा है। हाँ, सेल वाल की बात चल रही है ना, अभी तो हम लोग सेल वाल की बात कर रहे हैं। सिंपल सी बात है, कुछ नहीं। आपको एकदम बैक्टीरिया आपको पॉजिटिव निगेटिव आइडेंटिफाई करा देंगे। आपको सेल डिवीजन का कहेंगे तो आपको हम स्लाइड, माइटोसिस, मेटाफेज, एनाफेज सारे आपको क्रोमोसोम आइडेंटिफाई करा देंगे, ठीक है। लेकिन चूंकि हम कॉलेज से लाएंगे तो लोग 4 लोग प्रश्न उठाएंगे कि आप माइटोसिस मियोसिस का जो स्लाइड है सर, हमारे पास है। हाँ, तो लेते आइएगा, दिखा देंगे आपको। हाँ, आप उसकी स्लाइड माइटोसिस करेंगे, सिंपल सी बात है। तो कुछ भी आप लोग करके देख सकते हैं, स्टेज आप पहचान सकते हैं। और यही नहीं, अब हम तो समझ लीजिए कि जो प्रैक्टिकल करा दिया आप ऑब्जर्व नहीं कर सकते हैं। मैं तो कैमरा ल्यूसिडा लगा करके आपको पूरा, जैसे माइक्रोस्कोप में देखेंगे बाहर प्लेन पेपर पे पूरा क्रोमोसोम खिंचवा दूंगा। हम तो बहुत सारे प्रैक्टिकल करा ना, बस कुछ नहीं है। आप जो माइक्रोस्कोप की जो क्या कहते हैं आई पिन होती है, वहाँ पे आप कैमरा ल्यूसिडा फिट कर देंगे और आप माइक्रोस्कोप में देखेंगे, बगल में कॉपी ऐसे आप रख लेंगे और यहाँ पेंसिल, तो आपकी पेंसिल माइक्रोस्कोप के अंदर दिखाई देगी। आप चलाएंगे मतलब माइक्रोस्कोप में चलता हुआ आपको पेन दिखाई देगा और हूबहू स्ट्रक्चर आपकी कॉपी पे क्या हो जाएगी? ड्रॉ हो जाएगी। तो कैमरा ल्यूसिडा लगा करके आप क्रोमोसोम का स्ट्रक्चर, यानी जनरली हम लोग इसको तैयार करते थे कैरियोटाइप प्रिपरेशन और ईडियोग्राम फॉर्मेशन के लिए, वो भी करा देंगे। और अगर आपके पास क्या कहते हैं जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस प्लेट है तो आपको हम उस पर डीएनए रन करा के दिखा सकते हैं। सेंट्रीफ्यूज से डीएनए आइसोलेट करा के रन करा के भी दिखा देंगे। तो फैसिलिटीज़ यहाँ नहीं, हम तो जितनी प्रैक्टिकल कराए हैं यहाँ पे बहुत लोग सोच भी नहीं सकते कि कहाँ से कहाँ तक हम कराए हुए, लेकिन क्योंकि आप फैसिलिटीज़ नहीं है। अच्छा, ये हमने बताया आपको हाँ, उसी में लिखिएगा। अब ग्राम पॉजिटिव निगेटिव के सेल वाल में अंतर क्या होता है? एक तरफ लिखिए ग्राम पॉजिटिव, एक तरफ लिखिए ग्राम निगेटिव। बहुत सिंपल सा है और ये पूछा जाता है एग्जाम में। एक तरफ लिखिए ग्राम पॉजिटिव, एक तरफ लिखिए ग्राम निगेटिव। जो मेन अंतर है वो मैं लिखा दे रहा हूँ। क्या अंतर होता है ग्राम पॉजिटिव और ग्राम निगेटिव में? सेल वाल में भी अंतर होता है। हाँ, बता तो रहा हूँ, वही चीज़ लिखिए ना। लिखिए तो पॉजिटिव में लिखिएगा, बस सिंपल वे में एक एक पॉइंट लिखा रहा हूँ, ठीक है। सेल वाल इज सिंगल लेयर, पॉजिटिव सेल वाल इज सिंगल लेयर, और निगेटिव में सेल वाल जो होता है वो डबल लेयर्ड होता है। ये याद रखिएगा, अंतर करके एग्जाम में पूछ सकता है। सेल वाल इज सिंगल लेयर और निगेटिव में क्या होगा? सेल वाल इज डबल लेयर, ठीक है। इन पेप्टाइड, पॉजिटिव में लिखिएगा इन पेप्टाइडोग्लाइकॉन,
in peptidoglycan, murine protein, M-U-R-E-I-N, murine protein is 70 to 80%. Murine protein is 70 to 80%. और उधर में लिखिएगा म्यूरिन प्रोटीन 10 to 20%. म्यूरिन प्रोटीन 10 to 20%. हाँ 10 से 20. नेक्स्ट लिखिएगा बेसल बॉडी ऑफ फ्लैजिलम. बेसल बॉडी ऑफ फ्लैजिलम क्या छूट गया? उसमें पेप्टाइडोग्लाइकॉन में म्यूरिन प्रोटीन 70 से 80% और निगेटिव में पेप्टाइडोग्लाइकॉन में म्यूरिन प्रोटीन 10 से 20%. ठीक है, सेम चीज वही पेप्टाइडोग्लाइकॉन, लेकिन यहाँ पे म्यूरिन प्रोटीन का परसेंट 10 से 20, वहाँ पे म्यूरिन प्रोटीन का परसेंट 70 से 80%. ठीक है, फिर लिखिएगा basal body of the flagellum. Basal body of the flagellum contain two rings. Basal body of the flagellum contain two rings. कौन कौन से? ब्रैकेट में लिखिएगा S and M. दो रिंग होता है S and M, और उसमें लिखिएगा contain 4 rings. contain 4 rings. कौन कौन से? L, P, S and M. 4 रिंग होता है यहाँ पर बेसल बॉडी में. L, P, S and M. भैया मेरे ध्यान ही नहीं देते. ये सेल मेम्ब्रेन है. सेल मेम्ब्रेन से ही ना फ्लैजिला निकला. फ्लैजिला सेल मेम्ब्रेन जहाँ से निकला वहाँ पे एक स्ट्रक्चर है जिसे आपने बेसल बॉडी या बेसल ग्रेन्यूल्स कहा था. तो ये बेसल ग्रेन्यूल्स जो होते हैं पॉजिटिव में 2 रिंग्स के फॉर्म में होते हैं, यहाँ पे 4 रिंग होता है. क्लियर हुआ? अब आगे लिखिएगा. अच्छा बताइए, जो बैक्टीरिया आपके ऊपर अटैक करके रोग कर दे उत्पन्न करता है, कौन सी बैक्टीरिया होती है? सब बैक्टीरिया करते क्या रोग? ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन एग्जाम का. लिखिएगा. हाँ, पॉजिटिव में लिखिए ओनली फ्यू ऑफ देम. लंबा बुलाएंगे देखिए. ओनली फ्यू ऑफ देम इज पैथोजेनिक. ओनली फ्यू ऑफ देम इज पैथोजेनिक. और उसमें लिखिएगा मोस्ट ऑफ देम आर पैथोजेनिक. जितने भी डिजीज कॉजिंग बैक्टीरिया सब आप मान के चलिए ग्राम्स निगेटिव हैं. समझ गए? ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है. जो डिजीज कॉजिंग बैक्टीरिया वो कैसे हैं? ग्राम्स निगेटिव हैं. पॉजिटिव बहुत रेयर केस में 1-2 होगा जो डिजीज कॉज करेगा. क्लियर हो गया? ये अंतर हो गया. अब इसी में 2 टर्म हम लोग यूज करते हैं. एक पूछा जाएगा एग्जाम में, व्हाट इज एल फॉर? एल फॉर क्या है? लिखिएगा एल फॉर्म में. एल फॉर देखिए, बैक्टीरियल सेल वॉल कैन बी डिसॉल्व. बैक्टीरियल सेल वॉल कैन बी डिसॉल्व बाय द एक्शन ऑफ लाइसोजाइम एंजाइम. लाइसोजाइम क्या है? एंजाइम है. बैक्टीरियल सेल वॉल को लाइसोजाइम एंजाइम के द्वारा डिसॉल्व किया जा सकता है. ठीक है, तो लिखिएगा द आर्टिफिशियल रिमूवल ऑफ सेल वॉल. The artificial removal of cell wall remaining only cell membrane
बॉन्डिंग स्ट्रक्चर, केवल क्या बचेगा, सेल वॉल निकाल दें, सेल मेम्ब्रेन बचेगा ना, रिमेनिंग ओनली सेल मेम्ब्रेन बॉन्डिंग स्ट्रक्चर इज कॉल्ड, इसी को हम लोग क्या कहते हैं, इज कॉल्ड एल फॉर्म, और ब्रैकेट में लिखिए लिस्टर फॉर्म। जब आप बैक्टीरिया के सेल वॉल को आर्टिफिशियली डिसॉल्व कर देंगे तो इसका केवल सेल मेम्ब्रेन बाउंडिंग स्ट्रक्चर, जो बाहर का प्रोटेक्टिव लेयर केवल सेल मेम्ब्रेन बचेगा, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, एल फॉर्म या लिस्टर फॉर्म कहते हैं। देखिए, इट फर्स्ट डेवलप्ड बाई Kleinberger. It first developed by Kleinberger in Lister Laboratory of London. In Lister Laboratory of London. समझे, इन्होंने लंदन के लिस्टर लेबोरेटरी में यह करके दिखाया था, इसीलिए इसको क्या बोल दिया, एल फॉर्म। क्लियर हो गई बात, एल फॉर्म समझ गए। अब इसी में दो टर्म एल फॉर्म से रिलेटेड यूज होते हैं, स्फीरोप्लास्ट और प्रोटोप्लास्ट। तो पहला हेडिंग वाली इसी में, स्फीरोप्लास्ट क्या है, स्फीरोप्लास्ट सब इंपॉर्टेंट क्वेश्चन एग्जाम के लिए। एल फॉर्म समझ गए, तो स्फीरोप्लास्ट क्या है, जब निगेटिव बैक्टीरिया के लिए टर्म यूज करेंगे तो इसे स्फीरोप्लास्ट करेंगे, समझ गए। तो लिखिएगा, लिखिए, when L form bacteria is grams negative, क्लियर होगी बात ना, when L form bacteria is grams negative, है ना, is called as स्फीरोप्लास्ट। उसी को हम क्या बोलेंगे, स्फीरोप्लास्ट, इज कॉल्ड स्फीरोप्लास्ट। और उसी तरह से प्रोटोप्लास्ट, अब समझ ही गए होंगे, प्रोटोप्लास्ट व्हेन एल फॉर बैक्टीरिया इज ग्राम पॉजिटिव, समझ गए ना। प्रोटोप्लास्ट क्या है, व्हेन एल फॉर बैक्टीरिया इज ग्राम्स पॉजिटिव, तो उसे हम लोग प्रोटोप्लास्ट कहेंगे। अब मैं बहुत इंपॉर्टेंट देखेंगे, पेपर उठा के हमेशा पूछा गया है स्फीरोप्लास्ट क्या है, प्रोटोप्लास्ट क्या है, एल फॉर्म क्या है। तो एल फॉर्म समझ गए, तो स्फीरोप्लास्ट और प्रोटोप्लास्ट आप समझ गए, ठीक है। अब इसके बाद हेडिंग वाली, ये तो खत्म हुआ आपका सेल वॉल। दूसरा देखते हैं, इसके नीचे क्या है, सेल मेम्ब्रेन, हेडिंग वाली सेल मेम्ब्रेन। देखिएगा, मेड अप ऑफ लाइपोप्रोटीन, सीधी सी बात है, जो भी सेल मेम्ब्रेन होते हैं वो लाइपोप्रोटीन के बने हैं, तो ये आप लोग शुरू से जानते हैं, मेड अप ऑफ लाइपोप्रोटीन, है ना, हाँ, लाइपोप्रोटीन। द फोल्डिंग स्ट्रक्चर ऑफ सेल मेम्ब्रेन, द फोल्डिंग स्ट्रक्चर ऑफ सेल मेम्ब्रेन, द फोल्डिंग स्ट्रक्चर ऑफ सेल मेम्ब्रेन क्या कहलाता है, मीजोसोम। यार देखने की क्या जरूरत है, लेकिन द फोल्डिंग स्ट्रक्चर ऑफ सेल मेम्ब्रेन इज कॉल्ड मीजोसोम, है ना। द फोल्डिंग पार्ट ऑफ सेल मेम्ब्रेन इज कॉल्ड एज मीजोसोम। मीजोसोम क्या करता है, तो लिख लीजिएगा, इट हेल्प्स इन DNA replication and cell division. It helps in DNA replication and cell division. और क्या चीजें होती मैंने बताया था सेल मेम्ब्रेन पर, बेसल ग्रेन्यूल तो मेम्ब्रेन उससे लगा होता है, और रेस्पिरेटरी एंजाइम्स लगे होते हैं ना। लिखिएगा, लिखिए, द सेल मेम्ब्रेन एंड मीजोसोम, the cell membrane and mesosome, है ना, the cell membrane and mesosome
ब्रैकेट में लिख लीजिएगा स्टोर हाउस। मीजोसोम क्या है? स्टोर हाउस ऑफ रेस्पिरेटरी एंजाइम, है ना। द सेल मेम्ब्रेन एंड मीजोसोम, मीजोसोम के आगे ब्रैकेट में लिखिए द स्टोर हाउस ऑफ रेस्पिरेटरी एंजाइम्स। Have respiratory enzymes, have ब्रैकेट बंद करने के बाद have respiratory enzymes which helps in respiration, which helps in respiration. ठीक है, क्लियर। अब इसके बाद क्या बचता है? सेल मेम्ब्रेन के बाद आप चाहें तो फ्लैजिला की बात कर सकते हैं। हेडिंग वाली फ्लैजिला, फ्लैजिला ज्यादा तो नहीं पढ़ा दे रहे। नहीं सर, कहाँ अभी हमको लगता है कि इतना नहीं पढ़ाना चाहिए क्या? नहीं सर, सही सही में ग्राम पॉजिटिव नेगेटिव फेयर फेयर मतलब दो लाइन तो क्लियर होगा ना। सिलेबस खत्म ही नहीं हो रहा, हमसे बहुत परेशान है। अभी सर सेल मेम्ब्रेन का पूरा हिस्टोलॉजी याद है तब लंबा हो जाता है। साइटोलॉजी भूल जाते हैं तब। फ्लैजिला लिखिएगा। इन प्रोकैरियोट्स, इन प्रोकैरियोट्स flagella is made up of, in prokaryotes flagella is made up of flagellin protein, flagellin protein, while in eukaryotes, flagella is made up of, एक मिनट रुकिए, फ्लैजिलिन प्रोटीन लिखा है ना, थोड़ा सा इसको फ्लैजिलिन प्रोटीन का जो लिखा है काट दीजिए क्योंकि एक चीज छूट गया है। देखिए, इट अरेंज्ड इन 8+0 और 9+0 मैनर, it arranged in 8+0 or 9+0 manner, it arranged in 8+0 or 9+0 manner, while in eukaryote will arrange in 8+0. it arranged in ये बोलना क्या? 8+0 8+0 और 9+0 मैनर। मतलब केट बोलना पड़ता है, कोर्स को देखना पड़ रहा है, ठीक है। वाइल इन यूकैरियोट्स फ्लैजिला इज मेड अप ऑफ ट्यूबुलिन प्रोटीन, flagella is made up of tubulin protein which arranged in 9+2 manner, which arranged in 9+2 manner। ठीक है, अगर आप किसी फ्लैजिला का स्ट्रक्चर देखें तो आप पाएंगे कि फ्लैजिला जो होता है वह आपका कुछ इस प्रकार से अरेंज होता है।
आपका तो अगर आप देखेंगे तो आपको नहीं सबसे नीचे क्या मिलेगा, ये सेल मेम्ब्रेन, बोलिए, और सेल मेम्ब्रेन से लगे हुए आपको क्या मिलेंगे, ये जिससे लगा हुआ ये आपका बेसल ग्रेन्यूल्स है, बेसल ग्रेन्यूल्स है, और बेसल ग्रेन्यूल से निकला हुआ आपको ये जो स्ट्रक्चर है ये आपको फिलामेंट दिख रहा है ना। और इसके अलावा ये जो रचना है यहाँ पे जुड़ा हुआ, इसको हम लोग हुक बोलते हैं, और ये आपका क्या सेल वाल है, ठीक है ना। तो ये अरेंजमेंट है, मतलब स्ट्रक्चर है फ्लैजिला का जो सेल वाल से बन के निकलता है। अगर इसी फ्लैजिला का आप एक टीएस काट दें, ये आपको है मिलेगा स्ट्रक्चर ऑफ फ्लैजिला। इसी का अगर आप एक सेक्शन काट दें, ठीक है, तो ये आपको इस तरह से मिलेगा। ये जो बीच का आपको डायमीटर है हॉलो स्पेस, ये आपको 120 एंगस्ट्रॉम मिलेगा, और उसके बाद अंदर वाला जो स्ट्रक्चर है वो आपको जो है 40 एंगस्ट्रॉम मिलेगा। और ये क्या है आपको मॉलिक्यूल्स ऑफ फ्लैजिलिन। फ्लैजिलिन प्रोटीन, तो कितना अरेंजमेंट हुआ जी, देखो 2 2 4 4 8, बीच में कुछ नहीं है ना, अरेंजमेंट क्या हुआ 8 प्लस 0 हो गया आपको। ये आपका एक टीएस ऑफ फ्लैजिला है। क्लियर। हम सोच रहे थे यार बैक्टीरिया खत्म कर देंगे, नहीं होता है। जब इसका न्यूट्रिशन बचा हुआ है, रिप्रोडक्शन बचा हुआ है और इकोनॉमिक इम्पोर्टेंस बचा है, एक पीरियड और ले लेगा। हम देश तो चले लेकिन फेल हो गए। बीच में सर एरो मार्क 120 एंगस्ट्रॉम क्या है भाई? ये इसकी डायमीटर है एक मॉलिक्यूल का, फ्लैजिलिन प्रोटीन का, और बीच में जो हॉलो स्पेस मिला है वो इसका है, इसका
डायमीटर। क्लियर हुआ? आगे लिखिएगा। ये तो हो गया आपका सेल वॉल। अब क्या बचता है सेल वॉल के बाद, सॉरी फ्लैजिला के बाद? हमको मिलता है इसमें, आप देखे होंगे, सेक्स पाइलियस या फिम्बरी मिलता है ना। लिखिए सेक्स पाइलियस और फिम्बरी। इसमें मिलेगा जी, अभी बता दिया, सारी कहानी बता दी थी। इसमें मिलेगा आप लोग ध्यान नहीं देते हैं बात की, जो बीच में बताते हैं। ठीक है, कल भी बताए थे। ठीक है, सेक्स पाइलियस और फिम्बरी में लिखिए इट ओनली फाउंड इन, इट सेक्स पाइलियस या फिम्बरी में लिखिए इट ओनली फाउंड इन, अरे छोड़ दीजिए, इसके बाद लिखिएगा जल्दी। It only found in सेक्स पाइलियस और फिम्बरी। थोड़ा आप लोग की स्पीड बढ़ाइए मेरे साथ, समय नहीं है। लिखिए, विवाह संडे को पढ़ा देते हैं, जेंट्रिक्स वाला पोर्शन खत्म कर देते हैं ना, ये छूटा हुआ है संडे को। सर लेकिन थोड़ा लेट 10 बजे से नहीं, 10:30 से। हाँ 11 से 1 तो उधर पढ़ाते हैं ना। हाँ, तो दिन भर भूख ले रहे नहीं सर, खाना लेके आए तो पहले खा लेंगे तब पढ़ लेंगे। हाँ, वही बात है, सबे तो आराम से खाना पीना खाते जा। लिखिए सेक्स पाइलियस और फिम्बरी। लेकिन इट में ओनली फाउंड इन ग्राम्स निगेटिव बैक्टीरिया। अभी मैंने बताया था ना कि पैथोजेनिक नेचर किसका होगा, केवल ग्राम्स निगेटिव बैक्टीरिया का। फिर उसी में क्यों मिलेगा, तो कल मैंने बताया था क्योंकि ये होस्ट सेल से अटैच होने में मदद करता है ना। तो लिखिएगा इट ओनली फाउंड इन ग्राम्स निगेटिव बैक्टीरिया हेल्प्स इन अटैचमेंट विथ होस्ट सेल्स, helps in attachment with host cells and form conjugation tube during conjugation, है ना। एंड फॉर्म कॉन्जुगेशन ट्यूब ड्यूरिंग कॉन्जुगेशन। कॉन्जुगेशन के दौरान क्या बनाता है, कॉन्जुगेशन ट्यूब बनाता है। ठीक, अब क्या बचा, न्यूक्लियोइड, है ना। न्यूक्लियोइड आपने न्यूक्लियस नहीं कहा था, न्यूक्लियोइड कहा था। क्यों, तो आपने लिखा था न्यूक्लियोइड में। लिखिए द बैक्टीरिया कंटेन incipient nucleus, है ना। The bacteria contain incipient nucleus, hence called nucleoid. It have only single chromosome. इसमें केवल सिंगल क्रोमोजोम होता है। It have only single chromosome which lack histone proteins, जिसमें हिस्टोन प्रोटीन नहीं मिलता, which lack histone proteins। ठीक, अब इसके बाद क्या बचा, प्लाज्मिड, है ना। प्लाज्मिड क्या है, लिखेंगे द टर्म प्लाज्मिड वाज गिवन बाय, द टर्म प्लाज्मिड वाज गिवन बाय, कौन दिया था, लैडरबर्ग। द टर्म प्लाज्मिड वाज गिवन बाय लैडरबर्ग। It is a extra chromosomal, it is a
एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल हेरेडिटरी मटेरियल। इट इज अ एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल हेरेडिटरी मटेरियल। ये अतिरिक्त गुणसूत्री पदार्थ है, आनुवंशिकी पदार्थ है, which is also called as cccDNA। which is also called as cccDNA, मतलब closed covalent and circular copies of DNA, है ना। ये तो क्लियर हो गया। कब यूकैरियोट में कैसा क्रोमोसोम मिलेगा, डीएनए कैसा मिलेगा यूकैरियोट में? अरे मैडम, किस तरह का डीएनए मिलेगा यूकैरियोट में? आप लोग कभी कभी ना ऐसा जवाब दे देते हैं कि हम क्या कहें। यूकैरियोट में लीनियर डीएनए पाया जाता है, लीनियर रेखीय डीएनए मिलता है, और जितने प्रोकैरियोट्स होते हैं उनमें सर्कुलर डीएनए। इसीलिए ने कहा दो स्ट्रैंड है, तो क्लोज है, कोवैलेंट है और सर्कुलर है। क्लोज है, कोवैलेंट है और सर्कुलर है। इसीलिए आपने क्या कहा, cccDNA का। सर इसको स्पाइरल नहीं बोलते। स्पाइरल मतलब क्या होता है? व्हाट डू यू मीन बाय स्पाइरल? ये स्पाइरल नहीं है, ठीक है। तो यूकैरियोट में आपको लीनियर डीएनए मिलेगा और प्रोकैरियोट में सर्कुलर डीएनए मिलेगा, और जो भी प्रोकैरियोट का डीएनए होगा उसमें हिस्टोन प्रोटीन नहीं होगा, ठीक है। अच्छा, अब ये प्लाज्मिड हो गया, और कुछ बचा इसमें? अब तो कुछ बचा नहीं, तो ये स्ट्रक्चर खत्म हुआ। अब हम लोग देखते हैं बैक्टीरिया में रिप्रोडक्शन के मैकेनिज्म बताने की जरूरत है कि केवल बता दें कौन डिस्कवर किया? थोड़ा थोड़ा नहीं होगा तो पूरा बताना होगा। आपके बाद हम लोग को पढ़ाने वाला कौन मिलेगा? देखिए, आप लोग के साथ समस्या ये है कि आप हंसते भी हैं और गाल भी फुलाते हैं, दोनों एक साथ नहीं होगा। आप कहेंगे कोर्स भी खत्म कीजिए और पूरा भी पढ़ाइए, या तो मुंह फुला लो या तो हाथ में के काम होगा। सर बहुत लंबा जाएगा, अभी परीक्षा में सर बहुत खर्चा है अभी। आइए आराम से, कोई टेंशन नहीं है। झारखंड का स्कूल समझते हैं सब बच्चे। हेडिंग आ रही है रिप्रोडक्शन को, आपका डेट नहीं होता है क्या? रिप्रोडक्शन, रिप्रोडक्शन हेडिंग आई है, पढ़िए। सर है मुझे पढ़ना, घबराते क्या? हम कहाँ घबराते? सर अभी अशोक सर मुझे बोले क्या कह रहे हैं? क्या कह रहे हैं? सर अभी तो ये आ गया है, क्या आइए खड़ा। अब हमारी बढ़ोतरी आ गई। सर आप ये बोला 84 साल अमिताभ बच्चन मुझे सर अभी टूटा लगा। अरे तो उसकी दुनिया अलग है ना, जानते हैं? 3 दुनिया है, जानते हैं? एक है हिंदुस्तान, दूसरा है आपकी जो जितने मुस्लिम कंट्रीज है पाकिस्तान का लीजिए, और तीसरा है आपका फिल्मिस्तान। हिंदुस्तान का कल्चर अलग है, जो पाकिस्तान है पूरे नकाब वाला कल्चर है, कुछ नहीं दिखाई देगा आपको, और तीसरा है फिल्मिस्तान, वहाँ सब दिखाई देगा, समझे ना। तो तीनों का कल्चर अलग है। तो वहाँ पे 90 साल का भी व्यक्ति हो जाएगा, वो 18 साल का, पूरा मेकअप में रहता है। ठीक है। आप बताइए कि माधुरी दीक्षित के साथ काम करने वाले एक्टर ऊपर चले गए, सुनिए, और वो अभी उसको देख लीजिए तो उसको लगेगी अब मतलब कि 25-30 साल की। हाँ, लगती है बहुत पुराना है। अभी हेमा मालिनी को देख लीजिए, आप देखिए
उसके चेहरे की एजिंग तो दिखता है, हाँ? एजिंग तो पता चलता ही है। देखिए, उससे कोई एजिंग इज द एजिंग भी दिखेगा तो आपको एजिंग को दूर करने का भी तरीका है। आप 80 साल में 16 साल की दिखना चाहते हैं तो जर्मिनेटेड मूंग, जर्मिनेटेड बीन्स, जर्मिनेटेड ग्राम्स खाइए। क्यों? क्योंकि उसमें होता है, देखिए आजकल जो प्रचार करते हैं, चाय भी बेचेगा, कुछ भी बेचेगा, कहेगा विथ एंटीऑक्सीडेंट्स। तो जितने जर्मिनेटेड बीज होते हैं सब में एंटीऑक्सीडेंट। ये क्या करता है? फ्री रेडिकल्स के फॉर्मेशन को रोक देता है। फ्री रेडिकल्स क्या करता है? जो सेल होते हैं उसको डेड करते हैं। तो जितना एंटीऑक्सीडेंट होगा, फ्री रेडिकल्स उतना कम बनेगा। फ्री रेडिकल जितना कम बनेगा उतने दिन तक आप नहीं। तो हर चीज का प्रचार एंटीऑक्सीडेंट के फॉर्म में हो रहा है। ठीक, चलिए रिप्रोडक्शन। देखिए बैक्टीरिया मेनली रिप्रोड्यूस बाय एसेक्सुअल मीन्स। बैक्टीरिया मेनली रिप्रोड्यूस बाय एसेक्सुअल मीन्स। Rarely bacteria reproduce sexually. बैक्टीरिया मेनली जो रिप्रोडक्शन होता है वो एसेक्सुअल विधि से होता है। कुछ रेयरली ही बैक्टीरिया ऐसे हैं जो सेक्सुअल मीन से रिप्रोडक्शन करते हैं। तो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। देखिए, it mainly takes place by binary fission. It mainly takes place by binary fission, which require, या ऐसे लिखिए बाइनरी फिशन, it completed in 20 minutes। बाइनरी फिशन की क्रिया जो होती है वो 20 मिनट में पूरी होती है। अब इस पे हम आपको बैक्टीरिया पढ़ाने के बाद कुछ मैथमेटिकल आपको क्वेश्चन लगवाएंगे। इस पे बहुत सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि एक कोई कप है, ग्लास है, जार है, वो आधा बैक्टीरियल सेल से भरा हुआ है, तो कितने समय में वो जो है पूरा बैक्टीरियल सेल से भर जाएगा। अगर कोई बैक्टीरिया 2 मिनट प्रति घंटे की रफ्तार से रिप्रोड्यूस कर रहा है तो ये मतलब कि 8 जो है कितने समय के बाद इनकी संख्या 124, 136 ऐसे हो जाएगी। ऐसे बहुत सारे मैथमेटिकल प्रॉब्लम्स हैं जो मैं इस पर करा दूंगा। तो अभी आपने कहा इट मेनली टेक्स प्लेस बाय बाइनरी फिशन एंड इट कंप्लीटेड विद इन 20 मिनट से 20 मिनट में कंप्लीट होता है। कैसे मैकेनिज्म होता है थोड़ा सा देखिए।
डायग्राम नीचे वाला इधर बना देगा। मैकेनिज्म आपको बता दे रहे हैं ना, आप भारतवर्ष की कितनी भी किताबों में ढूंढ लीजिएगा, आपको नहीं मिलेगा। ये डायग्राम मैं आपको बता दूं, ये मेरे द्वारा डेवलप किया गया डायग्राम, यह डायग्राम फोटो नहीं मिलेगा। नहीं मिलेगा। हो गया। अरे हम बनाते इसी चीजें सब फार्मेसी उसमें तो बाइनरी सिस्टम होता है। अमीबा में यही होता है सर, कंप्यूटर में अमीबा होता है ना। पैरामीशियम में होता है। सब में सर बोलते हैं। आप कंफ्यूज हो गया। देखिए ये बैक्टीरियल सेल है, बैक्टीरिया का अपना क्रोमोसोम होगा, यानी दैट इज डीएनए होगा। डीएनए में साइटोकोरी होगी, साइटोकोरी वेरी गुड, साइट ऑफ ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन, जिस पॉइंट से रेप्लिकेशन को शुरू करेगा। अच्छा कितने साइटोकोरी इसमें होंगे, कितने साइटोकोरी इसमें होंगे? अरे बैक्टीरिया प्रोकैरियोट्स है ना, तो प्रोकैरियोट में कितने होंगे साइटोकोरी? याद रखिएगा क्वेश्चन है, प्रोकैरियोट में केवल एक ही साइटोकोरी होता है, ठीक है। यूकैरियोट में एक से ज्यादा साइटोकोरी होगा, क्लियर? एक से ज्यादा साइटोकोरी होगा। इस पॉइंट से रेप्लिकेशन शुरू किया, रेप्लिकेशन शुरू किया। रेप्लिकेशन क्या होता है? व्हाट इज रेप्लिकेशन ऑफ डीएनए? फॉर्मेशन ऑफ 2 डीएनए बाय सिंगल डीएनए। एक डीएनए से 2 नए डीएनए का बनना, डीएनए के रेप्लिकेशन। अब जब ये रेप्लिकेशन शुरू करेगा तो होगा क्या? देखिए बैक्टीरियल सेल अपने साइज में बढ़ेगा, बढ़ रहा है, इनलार्ज बैक्टीरियल सेल है। और दोनों क्या होंगे? अब मान लीजिए डीएनए ऐसे ऐठा है ना जी, देखो जैसे रस्सी ऐठा है, तो क्या होगा? एक इधर जाएगा और एक इधर जाएगा, तब ना ऐठन खुलेगा। एक इस डायरेक्शन में मूव करेगा, दूसरा इस डायरेक्शन में, इसकी क्या होगी? ऐठन खुलेगी। इसी को क्या बोलते हैं? क्या बोलते हैं? फॉर्म का जो मैडम फॉर्मेशन हुआ, तो जब, अरे मैं क्या कह रहा हूँ, जब दोनों स्ट्रैंड ओपन हो रहे हैं, ओपन कैसे हो रहा है? दोनों के बीच का हाइड्रोजन बॉन्ड टूट रहा है। तो हाइड्रोजन बॉन्ड जब टूटा तो कब टूटा? जब दोनों एंटी पैरेलल डायरेक्शन में मूव किया तब ना। इस प्रोसेस को क्या कहते हैं? दिस प्रोसेस इज कॉल्ड एज अनचीपिंग। क्या बोलते हैं इसको? अनचीपिंग बोलते हैं। तो अनचीपिंग हो रहा है ना,
अनचिपिंग हो रहा है, तो अनचिपिंग हुआ, दोनों अपोजिट डायरेक्शन में घूमे। अब एक इधर आए तो ये क्या होगा, ऐसे खुलने लगेगा, तो खुल तो रहा है, लेकिन एक शर्त यहाँ पे दिया हुआ है, एंटी पैरेलल सराउंडिंग ऑफ बैक्टीरियल क्रोमोसोम विथ फॉर्मेशन ऑफ देयर कॉम्प्लीमेंट्री स्ट्रैंड्स। दोनों खुल के अलग तो हो रहे हैं, लेकिन साथ ही साथ इसका कॉम्प्लीमेंट्री स्ट्रैंड भी बनता जा रहा है। अब कॉम्प्लीमेंट्री स्ट्रैंड बन गया तो क्या होगा कि साइटोप्लाज्म का डिवीजन बटेगा, तो साइटोप्लाज्म का डिवीजन होगा तो बीच में डिप्रेशन ऐसे होगा ना, डिप्रेशन होगा, तो डिप्रेशन होगा तो धीरे धीरे ये आपस में ऐसे मिलेंगे, तो ये क्या हुआ, सेल वॉल दबा हुआ। इनवैजिनेटेड बैक्टीरियल सेल वॉल कैसे, विथ इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ सेल कंटेंट, सेल कंटेंट बराबर भाग में बटा, तो धीरे धीरे क्या बना दिया, सेल वॉल। सेल वॉल जो बना, फॉर्मेशन ऑफ सेल वॉल रिजल्टिंग सेपरेशन ऑफ सेल्स, तो सेल दो भागों में डिवाइड हो गया और एक बैक्टीरियल सेल से दो डॉटर सेल का फॉर्मेशन हो गया। दिस इज कॉल्ड एज बाइनरी, दो बना तो बाइनरी फिशन। क्लियर है, कितना समय लेगा ये, 20 मिनट। अगला है आपका सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन देखिए, नो एनी मोनेरल्स होता है इसमें रिप्रोडक्शन सेक्सुअल होगा, मैंने कहीं बताया था नहीं होगा, फिर अपने हेडिंग को डाल दिया, तो इसको मैं आगे मॉडिफाई कर दूंगा। तो लिखिए नो एनी मोनेरल्स, ये मोनेरा है ना, नो एनी मोनेरल्स रिप्रोड्यूस बाय सेक्सुअल मीन्स, कोई भी मोनेरल सेक्सुअल विधि द्वारा रिप्रोड्यूस नहीं करता। क्यों, देखिए, बिकॉज नो एनी मोनेरल्स रिप्रोड्यूस बाय सेक्सुअल मीन्स, बिकॉज इन सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, आपको बता चुके हैं पहले से, बिकॉज इन सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, याद है, इन सेक्सुअल रिप्रोडक्शन प्लाज्मोगैमी, कैरियोगैमी एंड मियोसिस, प्लाज्मोगैमी, कैरियोगैमी एंड मियोसिस। प्लाज्मोगैमी मतलब फ्यूजन ऑफ प्रोटोप्लाज्म, डिवीजन ऑफ न्यूक्लियस और फिर मियोसिस। तो क्या होता है, एक रेगुलर सीक्वेंस में होता है, क्रम से होता है। तो बिकॉज इन सेक्सुअल रिप्रोडक्शन प्लाज्मोगैमी, कैरियोगैमी एंड मियोसिस टेक्स प्लेस इन अ रेगुलर सीक्वेंस, टेक्स प्लेस इन अ रेगुलर सीक्वेंस, while in monerans only plasmogamy takes place। इसमें केवल क्या होगा, प्लाज्मोगैमी होगा। while in monerans only plasmogamy takes place। देखिए, therefore sexual reproduction in monerans, therefore sexual reproduction in monerans, therefore sexual reproduction in monerans referred as genetic recombination, है ना, इसलिए इसको हम क्या बोलते हैं, जेनेटिक रिकम्बिनेशन बोलते हैं। Therefore sexual reproduction in monerans is referred as genetic recombination। It takes place by following three methods। ये तीन विधियों से द्वारा होता है। It takes place by following three methods। It takes place by following three methods। कौन कौन से आपको पता ही है, पहला कॉन्जुगेशन है ना, दूसरा ट्रांसफॉर्मेशन और तीसरा ट्रांसडक्शन। कॉन्जुगेशन, ट्रांसफॉर्मेशन और तीसरा ट्रांसडक्शन। अब ये हो नहीं पाएगा, ठीक है, क्योंकि कॉन्जुगेशन भी अब आपका दो तरह का पता है ना,
कॉन्जुगेशन कितने तरह के, कौन कौन से? कॉन्जुगे पहला है कॉन्जुगेशन बिटवीन F प्लस डोनर मेल सेल एंड F माइनस रेसिपिएंट फीमेल सेल। दूसरा है कॉन्जुगेशन बिटवीन F प्लस डोनर मेल सेल एंड HFR माइनस रेसिपिएंट सेल। दोनों के बीच में जो होगा वो जो एक्सचेंज होगा जेनेटिक मटेरियल का वो अलग अलग तरीके से होगा, ठीक है। तो उसको डायग्राम बना के बताना पड़ा गया, तो इसलिए वो नहीं था, ठीक है। तो नेक्स्ट